सालेह आबिद हुसैन। सालेह आबिद हुसैनी का नाम क्या था? सालेह आबिद हुसैनी का नाम जो है कब पैदा हुए, कब है देखेंगे। पहले सालेह आबिद हुसैन जो है 1913 में पैदा हुए, 1913 में पैदा हुए और 1980 पर 8 में इनकी वफ़ात हुई। पहले 1913 और 1913 में पैदा है, 1980 पर 8 में इनकी वफ़ात हुई। तो सालेह आबिद हुसैनी का असल नाम क्या था? सालेह आबिद हुसैनी का असली नाम जो कि मुश्ताक फ़ातिमा था। क्या था उनका नाम? मुश्ताक फ़ातिमा था। वो ख्वाजा गुलाम सखलीन की साहबजादी थी। और किसकी साहबजादी थी? ख्वाजा गुलाम सखलीन की, अल सखलीन की साहबजादी थी। गुलाम अल सखलीन की साहबजादी थी, यानी बेटी थी। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी। इनका नाम जो है सैयद आबिद हुसैन। उनके शौहर का नाम क्या है? सैयद आबिद हुसैन। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुए। कौन वो? मतलब कौन? सालेह आबिद हुसैनी जो कि हुसैन ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुए। लिखने पढ़ने का शौक़ इन्हें बचपन ही से था। लिखने पढ़ने का शौक़ कब से था? इनको बचपन से था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद जो है इन्हें क्या थे? मशहूर मुसन्निफ़ थे, फ़लसफ़ी थे और माहिर तालीम थे। डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद जो है इनकी तसनीफ़ और तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीसी और अफ़साना निगारी की है। इनकी बुनियादी हैसियत कौन सी है? नावल नवीसी और अफ़साना निगारी की है। सालेह आबिद हुसैनी अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहे और जो है इन्होंने नावलों, अफ़सानों और ड्रामों, नावलों में भी और अफ़सानों में भी और ड्रामों के ज़रिए भी इंसानी और तहज़ीबी ख़तरों को आम किया है। औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने इनको क्या करे? पद्मश्री के एजाज़ से अता किया। पद्मश्री का एजाज़ अता किया। हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री का एजाज़ अता किया। पद्मश्री का एजाज़ अता किया हुकूमत हिंद ने। किसे? सालेह आबिद। और कई सूबाई अकादमियों ने भी जो है इन्हें इनामात दिए। कई दूसरे सूबाई अकादमियों ने भी इन्हें इनामात दिए। इनके नावलों में मेन जो है इनके नावल कौन से हैं? अज़रा और आतिशे खामोश और जो है खतरे से गहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफ़सानों के 4 मजमूए भी शाये हुए हैं। पहले नावल, इनके नावलों में अज़रा 1 है, आतिशे खामोश 2 है, खतरे से गहर होने तक जो है 3 है, यादों के चिराग 4 है और अपनी सलीब जो कि 5 है। अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इनके अफ़सानों के 4 मजमूए भी हैं, शाये हैं। तो मगर वो टूट गई जो है ये क्या है? अफ़साना है। और जो है इसको सालेह आबिद हुसैनी ने लिखा है। अब आजकल के ज़माने में जो है औरतें जुल्म सहते नहीं है बोलकर
मुश्किल मानी, मुश्किल अल्फाज क्या है देखते हैं। लफ्ज़ मानी क्या है? मुंजमद यानी कि जमा हुआ, ठहरा हुआ। मुंजमद मतलब जमा होना, ठहरा हुआ। नाला मतलब जो है बेजार, बेजार को नाला कहते हैं, नाला। हरा सा मतलब क्या है? डर हुआ, डरा हुआ। हरा सा मतलब डरा हुआ। हरा सा क्या है? डरा हुआ। अवझल का तो अवझल होता नज़रों से छुपा हुआ, नज़रों से छुपा हुआ उसे अवझल कहते हैं। हिस्ट्रिक अंदाज मतलब हिस्ट्रिक अंदाज यानी कि चीखना, चिल्लाना, रोना। हिस्ट्रिया एक बीमारी होती है। हिस्ट्रिक अंदाज चीखना, चिल्लाना, रोना। हिस्ट्रिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो मुख्तलिफ तरह की हरकतें करने लगता है। खुददारी मतलब क्या है? खुददारी अपनी इज़्ज़त का पास करना, जो कि खुददारी है। तो गौर करने की बात क्या है? इस कहानी के दो रुख हैं। इस कहानी में जहाँ लड़कियों पर जुल्म की दास्तान बयान की गई है, वहीं गैर जिम्मेदार मर्दों पर तंज भी किया गया है। ये कहानी हमारे माशरे की इन ख़वातीन की तस्वीर कशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती हैं। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि शौहर के बुरे बर्ताव के बावजूद बीवी किसी न किसी तरह जो है ख्वाह वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपने बच्चों की खातिर निभाने की कोशिश करती है। सालेहा आबिद हुसैनी की ये कहानी जिस ज़माने में लिखी गई, उस वक्त की तालीम याफ्ता लड़कियाँ जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहती थी, लेकिन आज की औरतें बेदार हो चुकी हैं और शौहर के इस घिनौने अमल के बाद खामोश नहीं बैठती हैं। इसको सदमा तो ज़रूर पहुंचता है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर एक नया अज़्म पैदा हो जाता है। यह है सालेहा आबिद हुसैनी का। अब जो है नेक्स्ट अब्दुल हलीम शरर है। यह आकर मज़मून है मुख्तसर मज़मून निगार के बारे में। अब उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगार का आगाज़ सर सैद से होता है। उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगार का आगाज़ किससे होता है? सर सैद से होता है। तो यह मज़मून है। तो उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी का आगाज़ जो है सर सैद से होता है। उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैद से होता है। उन्होंने इस सिन्फ़ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर उन्होंने इस सिन्फ़ को समाजी के वसीले के तौर पर इस्तेमाल करी, एक समाजी के वसीले के तौर पर, यानी कि इसके ऊपर जो है इस्तेमाल करी। इसके बाद मज़मून निगारी भी एक सिन्फ़ की हैसियत से राइज हो गई है। तो इसके बाद जो है मज़मून क्या हुई? मज़मून निगारी भी एक सिन्फ़ की हैसियत राइज हो गई है। समाजी मौज़ूआत के अलावा, समाजी मौज़ूआत यानी समाज के हासिल करने का मौज़ूआत नहीं, बल्कि उसके अलावा भी जो है इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ाना और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामिन लिखे जा सकते हैं। तो इल्मी, अदबी के पर, फ़लसफ़ाना और दीगर मौज़ूआत पर भी क्या कर सकते हैं? मज़ामिन लिख सकते हैं, यानी कि मज़मून टॉपिक्स लिख सकते हैं। बोकर बोल रहे हैं। तो हाली एक शिबली, दो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद। तो हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फतेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग, महफूज
महफूज अली बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा गुलाम सैयदीन वगैरह इन उर्दू के अहम मजमून निगारों में शुमार होते हैं। ये सब मजमून निगारा है ना, ये सब कौन है, मजमून लिखे सुना ना। हाली एक उसमें पहले याद रखने की बात, हाली शिबली एक हो गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़ीर, आज़ा नज़ीर वो को याद रखना, आज़ा नज़ीर वो को। मीर नासिर नियाज़ बोलकर, मीर नासिर नियाज़ फतेहपुरी बोलकर, मीर नासिर नियाज़ फतेहपुरी। रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद मिर्ज़ा, रशीद रे से चाहता रेमेम रे से जय मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग बोलकर आता है। रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग। महफूज अली बदायूनी, अली बदायूनी उनका नाम, अली बदायूनी अबुल कलाम, बे से आता और ये भी बे से आता, अबुल कलाम आज़ाद। और ख्वाजा गुलाम सैयदीन वगैरह उर्दू के अहम मजमून निगारों में शुमार होता है। मुख्तसर मजमून की एक शक्ल जो है इंशाया कहलाती है। मुख्तसर मजमून शॉर्ट स्टोरी है, तो उसमें क्या होता है, एक इंशाया सी शक्ल क्या कहलाती है, शक्ल इंशाया कहलाती है। इंशाया और मजमून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, इंशाया में भी और मजमून में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। आधा सवाल आए तो इंशाया और मजमून में फ़र्क होता है क्या होगा दिए, तो इंशाया और मजमून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन आम तौर पर इंशाया मज़ाह और तंज़ मतलब क्या है, खुशी मिजाजी रंग का होता है ना, उस तरह से करते हैं। ऐसे मज़ाह तंज़ या खुशी मिजाजी का रंग होता है। और इंशाए निगार अक्सर बातें है अपने हवाले से अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है। तो इन क्या करता है, इंशाए निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है। अब जो है अब्दुल हलीम शरर का, अब्दुल हलीम शरर का पैदा हुए 1860 में, 1860 अब्दुल हलीम शरर जो 1860 में पैदा हुए और 1926 में इनकी वफ़ात हुई। 1926 में 1926 1816 को याद रखना है। अब्दुल हलीम शरर नाम जो है, अब्दुल हलीम क्या है, नाम है इनका। शरर क्या है, तखल्लुस था। अब्दुल हलीम नाम और शरर क्या है, तखल्लुस है। शरर तखल्लुस था। वो लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुई ना, लखनऊ में। अब्दुल हलीम शरर जो है 1860 को लखनऊ में पैदा हुए। अब्दुल हलीम शरर 1860 को लखनऊ में पैदा हुए। कब पैदा हुए, कब कहाँ का, तो लखनऊ में पैदा हुए। और इनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ ही में हुई। वो लखनऊ में पैदा हुए तो इब्तदाई तालीम भी लखनऊ में हुई। बाद में उनके वालिद हकीम तफसील हुसैन ने, बाद में इनके वालिद हकीम तफसील हुसैन ने इनको क्या करें, कोलकाता मटिया बुर्ज बुला लिया। तो इनके वालिद का नाम क्या था, अब्दुल हलीम शरर के वालिद हकीम तफजील हुसैन नया वर्ड है तो अच्छा याद रहेगा। हकीम तफजील हुसैन ने इनको कोलकाता मिटियाए बुर्ज बुला लिया। यहाँ हकीम साहब वाजिद अली शाह की मुलाजिमत में थे। यहाँ हकीम साहब क्या करते थे, वाजिद अली शाह की मुलाजिमत में थे, वहाँ की नौकरी करते थे। अहले इल्म का भी अच्छा मजमुआ था। अहले इल्म यानी कि जो भी पहले जो इल्म थे उसमें अच्छा मजमुआ था इनका। अहले इल्म का भी अच्छा मजमुआ था।
शरर की इल्मी नशोनुमा यही हुई। शरर की इल्मी नशोनुमा यही हुई। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी और अरबी में महारत हासिल कर ली। बोले तो शरर क्या करें, उर्दू में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में अपनी काबिलियत, महारत जो है इख्तियार हासिल कर ली। 1870 में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा। 1870 में क्या करे, शरर लखनऊ वापस आए। 1870 में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा। उन्होंने कहाँ बुला लिए, कोलकाता बुला लिए थे, कौन, उनके वालिद। और उसके बाद 1870 में जो है फिर वापस आए लखनऊ को। जो लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मशागिला बराबर जारी रखा, यानी कि उनका इल्मी मशागिला जो भी वो तसनीफ़ लिखते थे उसको जारी रखा। मुख्तलिफ अहले कमाल से फ़ैज़ हासिल करते रहे। 1857 में वो मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली गए। अभी तालीम हासिल करने वास्ते उन्होंने कहाँ गए, 1857 में दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचकर शरर ने ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तस्नीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। बल्कि उन्होंने क्या करे, तस्नीफ़ व तालीफ़, उन्होंने किताबें लिखते थे, इशात करते थे, उसको भी शुरू कर दिया। तस्नीफ़ तालीफ़ मतलब क्या है, जो भी किताबें लिखती वो उसे बोलती। दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 में 1881 में दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 में उन्होंने औद अखबार की मुलाजिमत कर ली। औद अखबार किसका है, वो बोलते हैं शरर का। औद अखबार की मुलाजिमत कर ली, वहाँ पर नौकरी कर लेना औद अखबार में। कब, 1881 में, जिसमें बराबर मज़ामी लिखते रहे। उसमें वो करते हुआ भी मज़ामी लिखते थे। 1887 में शरर ने अपना रिसाला दिलगुदास जारी किया। कब अपना रिसाला जारी किया, यानी कि मैगज़ीन, वो जो है दिलगुदास जारी करे। कब, 1887 में। 1887 में शरर ने अपना रिसाला दिलगुदास जारी किया। कुछ दिनों के बाद क्या करे, इस रिसाले में भी उनके नावल जो कि मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना और हुस्न अंजीलिना और मंसूर मोहिना और खिसात अवार शाये होने लगे। खिसतवार यानी कि एक के बाद एक, या फिर वो भी एक मजमुआ है नावल का। देखेंगे नावल इनके नावल में है ना कि मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना, हुस्न जीना, मंसूर मोहिना, खिसातवार शाये होने लगे। हाँ, हो नावल नहीं मगर शाये होने लगे उनका। यहाँ तक ही मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना, हुस्न अंजीलिना और मंसूर मोहिना खिस्साते वार शाये होने लगे। कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से उनको हैदराबाद जाना पड़ा। फिर क्या करे, वो हैदराबाद चले गए। माली तंगियों, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होकर यहाँ रहकर जो है उन्होंने तारीख़ी सिंध लिखनी शुरू की। कौन, शरर। नवाब विखार अल आमरा ने इनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1839 में नवाब विखार अल आमरानी ने इनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1839 में इंग्लिस्तान भेज दिया, जहाँ 3 साल तक जो है क़याम रहा। उन्होंने फ़ारसी
ज़बाना फ्रांसी ज़बान भी सीख ली। वापस आकर हैदराबाद से दिलगुदाज जारी किया। वापस आकर हैदराबाद से दिलगुदाज जारी किया और 1909 में वो लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यहीं वफ़ात पाई। लखनऊ में तो उनकी वफ़ात हुई। पैदा कहाँ हुई हो ना? पैदा आकर लखनऊ में हुए और वफ़ात भी इनकी लखनऊ में हुई। अब्दुल हलीम शरण ने उर्दू में तारीख़ी नावल की इब्तिदा की। इनके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे, जिनमें एक मंज़ूम ड्रामा भी था जिसे गुज़िश्ता लखनऊ नामी किताब में शाये किया गया। मंज़ूम उसमें जमकर एक मंज़ूम ड्रामा भी था उनका। एक मंज़ूम ड्रामा भी था जो कि गुज़िश्ता लखनऊ नामी किताब में उन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहज़ीब का बहुत दिलचस्प मालूमात अफरोज़ मरौखा पेश किया है। अब इसको देहात की ज़िंदगियों को दिया गया है सबक को। देहात की ज़िंदगी। शहर के आलीशान महलों में रहने वालों, तुम्हें नहीं मालूम कि देहात के रहने वाले दुनिया के क्या लुत्फ़ उठाते हैं। तुम एक मंजिल इशरत में हो, आलम की न ये सब ज़रूरत नहीं। सबक को अत्ते से पूछते नहीं है। अगर पूछेंगे तो भी अनदेखी नज़र से पूछ सकते हैं या फिर पूछते नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मानी। देखते हैं इसमें मानी। इशरत आइश करना। इशरत क्या है? इशरत आइश करना है। इशरत आइश। नेरंगी मतलब हैरत पैदा करने की क़ुव्वत। वो सिफ़त जिससे लोग ताज्जुब या फ़िक्र में पड़ जाए। नेरंगी मतलब नेरंगी नेरंगी कहते हैं जो हैरत में पड़ जाती है। क़ुव्वत नहीं होता उनके साथ, वो सिफ़त जिससे लोग ताज्जुब या फ़िक्र में पड़ जाते हैं। हिक़ारत मतलब इज़्ज़त की निगाह से ना देखना। हिक़ारत यानी कि इज़्ज़त की निगाह से ना देखने को हिक़ारत कहते हैं। अमर की जमा आमुर यानी काम बातें, काम भी बातें भी। अमर की जमा अमर और यानी काम बातें। उसके बाद हिदिया मतलब तोहफ़ा। हिदिया मतलब क्या है? तोहफ़े को कहते हैं हिदिया। उसके बाद जो है जुफ़ा कशी। मेहनती को जुफ़ा कश कहते हैं। जुफ़ा कश मतलब मेहनती। हुनोज़ कहता अब तक हूँ। हनूज़ है वो, हनूज़ अब तक हो गया रखो। अब तक हनूज़। और बाद सहर सुबह की हवा। बाद सहर कहते सुबह की हवा को बाद सहर कहते हैं। नक़ीब मतलब नक़ीब ऐलान करने वाले को नक़ीब कहते हैं। नक़ीब ऐलान करने वाले को कहते हैं नक़ीब। नमोदार मतलब ज़ाहिर नुमाया। नमोदार होना तो ज़ाहिर होना और नुमाया होना। समा वाले तो मंज़र। समा किसे कहते हैं? मंज़र को कहते हैं समा। अफसरदा मतलब उदास हो जाना। खियाज़ी मतलब खियाज़ी दरिया दिली और सखावत को खियाज़ी कहते हैं। और बशाश खुश होना। खुश होने को बशाश कहा जाता है। खुश
शुआयत किरणें, शुआएं किरणें। मंतर मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ। मुंतशिर, मंतर ने मुंतशिर आकर फैला हुआ, बिखरा हुआ। मुंतशिर यहाँ पर बिखरा देना, फैला देना को बोलते हैं वहशत, घबराहट और दीवानगी। और इस्तेदाद आता है अहलियत, लियाकत। इस्तेदाद, अहलियत, लियाकत। रिज़्क़ रसानी, रिज़्क़ रसानी रोज़ी पहुँचाना। रिज़्क़ रसानी रोज़ी पहुँचाने को कहते हैं उफ़क़। उफ़क़ का मतलब वो जगह जहाँ ज़मीन व आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। उफ़क़ यानी कि ज़मीन भी आसमान में मिलते हुए दिखाई देने को उफ़क़ कहते हैं। वज़ा जो है शक्ल और बनावट को कहते हैं। शक्ल भी बनावट को वज़ा कहते हैं। शक्ल बनावट को वज़ा। और मानंद, मानंदा, थका हुआ, मांदा, थका हुआ को कहते हैं मांदा। मेकश को शराबी कहते हैं। मेकश शराबी को कहते हैं। और क्या है चबगदस्त मतलब मुश्ताक हुनरमंद। मुश्ताक नहीं हो, खाली मुशाक हुनरमंद है। मुशाक हुनरमंद को कहते हैं चबगदस्त। सनाई का तो कारीगरी। सनाई मतलब कारीगरी, आर्टिफिशियल कहते हैं सनाई कारीगरी को। ये थे इसमें। और भी है बसीत यानी कि फैला हुआ। मरोज का तो राइज जिसका चलन हो। मरोज राइज जिसका चलन हो। आफते समावी आसमानी बलाएं। आफते समावी आसमानी बलाएं। बखा मतलब क्या है बाकी रहना। रज़ाख मतलब रिज़्क़ मुताल्लिक़ मतलब खुदा जिसे रिज़्क़ देने का पूरा इख्तियार है। रिज़्क़ मुताल्लिक़ यानी खुदा जिसे रिज़्क़ देने का पूरा इख्तियार है। अल्लाह जिसे चाहे उसे रिज़्क़ देता है। ज़ियाफ़त मतलब दावत। ज़ियाफ़त दावत को कहते हैं। उसके बाद गौर करने की बातें। शहर ज़िंदगी के मुकाबले में गांव की ज़िंदगी माहौलियाती आलूदगी से पाक है। शहर की ज़िंदगी से माहौलियाती ज़िंदगी अच्छी है। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर जो है फितरी माहौल में ज़िंदगी बसर करते हैं। देहात के माहौल में फितरत अपनी तमाम तर खूबियों के साथ जलवागर नज़र आती है। सादगी जुफाकशी इंसानी हमदर्दी आपसी भाईचारा एक दूसरे की मदद करने का जज्बा देही ज़िंदगी की अहम खुसूसियत है। देहात में रहने वाले जो है सादगी है तीनों गए इसमें। और जुफाकशी यानी कि अब तक पढ़े थे इंसानी हमदर्दी और आपसी भाईचारा। ये सब जो है क्या है इन देहातों की अहम खुसूसियत है। किसान दुनिया के इंसानों की भलाई के साथ साथ जो है सख्त मेहनत व मशक्क़त करते हैं। किसान क्या करते हैं दुनिया के इंसानों के भलाई के साथ साथ सख्त मेहनत व मशक्क़त करते हैं की तरक्की में उन लोग की तरक्की में इनको अहम किरदार होता है। ये थे कौन शरत।